Hello friends, welcome back to Study Khajana. My name is Monica Khurana, your companion for class 12th English. Today we are going to do chapter number 2 of Flamingo, that is Lost Spring, written by Anis Jung. हिंदी नेम हम इनका अनीस जंग बुला सकते हैं, जैसे लाइक इंग्लिश डिक्शन में थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंस हो जाता है कोई नेम, हिंदी डिक्शन में कुछ और. सो आई वुड कॉल अनीस जंग. So this is actually anecdotes from her book और उसमें से दो बच्चों की स्टोरी है ये लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में बात की गई है. स्टोलन चाइल्डहुड, व्हाट डू वी से इट? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग. व्हाई डज दिस टाइटल, ये टाइटल क्यों दिया गया है? आप लोग अगर सोचे तो स्प्रिंग एक ऐसा सीजन है जिसमें सब चीजें ब्लॉसम करती हैं, ब्लूम करती हैं, और अर्थ का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे स्प्रिंग सीजन पे डिपेंड करता है. अगर उस स्प्रिंग सीजन को हटा लिया जाए तो अर्थ का एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं रहेगा जैसे हम देख रहे हैं, और कुछ ही दिनों में शायद खत्म भी हो जाए. सिमिलरली एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में स्प्रिंग जो है दैट इज चाइल्डहुड. अगर हमारा चाइल्डहुड अच्छा नहीं है, अगर हमारा चाइल्डहुड जो है वो प्रॉस्परस नहीं हो पाया, ब्लूम नहीं कर पाए उसमें एक पर्सन की पर्सनालिटी को, उसको फ्रीडम नहीं दी गई, उसको एंजॉयमेंट नहीं दिया गया, उसको उसका चाइल्डहुड जीने नहीं दिया गया, अगर तो उस पर्सन की पर्सनालिटी क्या निकल के आती है और तब वो पर्सन क्या बनता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं. सो स्प्रिंग हियर इज द मेटाफोरिकल कंट्रास्ट, या मेटाफोरिकल डिवाइस है, ये हमारी मेटाफर है चाइल्डहुड के लिए. एज स्प्रिंग मैटर्स इन सीजन्स टू कीप अर्थ हेल्दी वेल्दी, सेम गोज फॉर द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, and that stage is very crucial, very cardinal in anybody's life. So let's proceed. What does she want to say? सबसे पहले यहाँ पर about the author हम बात कर रहे हैं, और एनिस जंग यहाँ पर क्या कहती हैं कि 1964 में उनका बर्थ हुआ. रोकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. तो हैदराबाद में उनका बर्थ हुआ. उन्होंने अपनी टीनेज तक जो टाइम है वो स्पेंड किया हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इनके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद को सर्व किया है. और हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, दोनों के दोनों राइटर्स थे. एनिस बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया के यूथ इंडिया डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया. वहां से उनका पेस ऑफ राइटर जो है उसको विंग्स लगने शुरू हुए. शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत बुक्स उन्होंने लिखी. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते देखते वो एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां उनको लगा कि एक ब्रोकन मैन को रिपेयर करना, या ब्रोकन मैन को रिपेयर करना, या ब्रोकन एडल्ट को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू ब्रोकन चिल्ड्रन. और कहीं ना कहीं किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसका चाइल्डहुड कैसा रहा. यू टेल मी हाउ योर चाइल्डहुड वाज, I'll tell you how your future would be. So here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. आप इसको प्लीज मार्क कर लीजिए. जब भी ये चैप्टर की समरी लिखने में आती है, या लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है, या कोई भी पॉइंट यहाँ पर आएगा कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, क्या कॉल उन्होंने यहाँ पे लिया है, क्या अपील है उनकी, ये पॉइंट जरूर आएगा कि वो एनालाइज कर रही है कैसे पॉवर्टी और ट्रेडिशन के नाम पर हमारी यंग जनरेशन को, स्पेशली रूरल इंडिया में, स्पेशली ऐसे एरियाज में वेयर दे आर फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे आर बीइंग टॉर्चर्ड ऑन द नेम ऑफ पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन which condemn these children to a life of exploitation.
तो किस तरह से इन बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस तरह से इनकी लाइफ में जस्टिस बिल्कुल जीरो है, किस तरह से अभी भी इंडिया में एजुकेशन फॉर ऑल इज अ फार क्राई, किस तरह से अभी भी इन इंडिया वी कैन से डेवलपमेंट इज अ फार क्राई if we cannot work from the root grounds. So we will see from her point of view, और कहीं ना कहीं I will try to make this chapter more interesting for you. I will try that. Still क्योंकि ये facts based है, क्योंकि ये थोड़ा सा story based है, तो children find it very monotonous और they find it very hard to learn, but ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जब इसकी line wise line read करेंगे तो you would find new dimensions of life, new ways to think about life. So इस anecdote, इस छोटी story का जो साहिब आलम की story है, उसका title उन्होंने दिया Sometimes I find a rupee in the garbage. जिन लोगों ने मुझसे पहला चैप्टर रीड किया है या द एनिमी का उन्होंने देखा हो, उन्हें ये पता होगा looking slog their daylight roof of over his, ये सारे वर्ड्स मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये बहुत जरूरी है. ड्यूरिंग द चैप्टर हम इसको डिस्कस भी करते हैं. आप इन्हें फर्दर कैसे अपने आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर, इन सब में यूज कर सकते हैं, हम उनके यूसेज पे भी बात करते हैं. सो आप लोगों को यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है कि जहां भी ये वर्ड्स आएंगे मैं आपको पूरा बताऊंगी, आप उन्हें यूज करना नहीं भूलेंगे. So why do you do this? Chapter starts with the conversation between N.S. Young and a child named Sahib Alam. इंडिया आई है वो, और इंडिया में ही है, हैदराबाद में रहती थी. वहीं पर बैठ के उन्होंने लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया जो चाइल्ड लेबर के काम कर रहे थे, जिन बच्चों को उनके चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा था. सो उस बच्चे का रीजन मिला काम करने का. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. वो एक रैग पिकर है. लेट्स सी क्या बात होती है. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो वो बताती हैं कि मैंने अपने नेबरहुड में जो बच्चा गार्बेज में से कुछ स्क्राउंज माने सर्च करने आता था, उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम ये सारा काम क्यों करते हो, क्या सर्च करते हो. सर्च का खैर उन्होंने नहीं पूछा. आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड. गोल्ड ढूंढने जैसे आया हो. गोल्ड यहाँ पर क्या है? मेटाफर फॉर दोज थिंग्स जो इसके लिए यूजेबल हो सकती हैं, जो चीजें आपके लिए यूजफुल नहीं है और हम उन चीजों को थ्रो कर देते हैं, हमारे लिए शायद वो अब यूजलेस हो जाती हैं, उन्हीं को भी यूजफुल बनाना इन बच्चों की आर्ट है. तो रैग पिकर कौन है? जो रैग्स, कूड़ा करकट सब पिक करते हैं आसपास के गार्बेज बिन से. सो मॉर्निंग में जब ये देखती थी कि ये साहिब अपने फ्रेंड्स के साथ आता है, इन्होंने साहिब से पूछा तुम ये काम क्यों करते हो. सेट साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. तो बहुत टाइम पहले ये अपना घर छोड़ चुका था. यहाँ पे होम जो है वो किसकी बात हो रही है? होम टाउन की बात हो रही है. आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. दिस इज ऑल अबाउट बांग्लादेश. सेट इमिड्स्ट, इमिड्स्ट मतलब इन द मिडल ऑफ, मीनिंग पास में ही, जब मतलब इन द मिडल ऑफ. जो इनका घर था वो किस सराउंडिंग में था? वेट अ मिनट. तो जो इनका घर है वो कहाँ है? बांग्लादेश में. सेट amidst द ग्रीन फील्ड ऑफ द बांग्लादेश, मीनिंग अगर आप बांग्लादेश जहां ये लोग रहते थे ढाका में, अगर आप वहां की बात सुनो तो ये लोग बहुत ब्यूटीफुल एरिया में रहते थे, जिधर की जो लोकेशन है हम बात कर सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस हम बोले कि रहा होगा. ऐसी जगह को कौन छोड़ के आता है, ऐसा क्वेश्चन इसने पूछा. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory.
दूर की यादों का भी हिस्सा नहीं है अब उसका घर। ऐसा क्यों कहा एन.एस. चंग ने या अनीस ने? इसलिए कहा क्योंकि हर बच्चे का, हर पर्सन का चाइल्डहुड बहुत स्पेशल होता है। वही पर्सन अपने चाइल्डहुड को याद नहीं करना चाहता जिसने अपने चाइल्डहुड में बहुत तरह का एक्सप्लॉयटेशन, बहुत तरह का स्ट्रगल, बहुत ही एक वर्स्ट काइंड ऑफ टाइम देखा हो, वो नहीं याद करेगा। अदरवाइज अपनी पास्ट मेमोरीज रिलेटेड टू चाइल्डहुड और अपना पुराना घर, वहां के फ्रेंड्स, सबको याद रहते हैं। तो इसकी दूर की यादों में भी नहीं है इसका घर। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई हिज होम इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ डिस्टेंट मेमोरी, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप इसका आंसर देंगे क्योंकि वहां बहुत स्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि तूफान। That swept away their fields and homes, his mother tells him. That is why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो गोल्ड की सर्च में ये लोग बिग सिटी में आ गए, जैसे कि इस समय जहां रह रहे हैं, और गोल्ड के सर्च में। वो गोल्ड इनके लिए फूड भी हो सकता है, शेल्टर भी हो सकता है, क्लोथिंग भी हो सकता है। तो गोल्ड यहाँ पर हमारा हाइपरबोल है। गार्बेज आगे जब चल के आएगा तो हाइपरबोल कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? जब हम किसी चीज का कंपैरिजन बहुत एग्जैजरेट करके कर देते हैं। गोल्ड तो कहाँ ही लेंगे ये पूरी लाइफ में। स्टिल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि इनकी डिस्टेंस, व्हाई हिज होम इज नॉट पार्ट ऑफ हिज डिस्टेंट मेमोरीज, और उसका आंसर ये है कि वहां बहुत तूफान आते थे, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, जैसा कि उसकी मदर ने बताया। अब उसने क्वेश्चन पूछा था चैप्टर की स्टार्टिंग में, what do you do या why do you do this? तो उसने कहा I have nothing else to do, क्योंकि मेरे पास कुछ और करने के लिए है नहीं। He mutters, थोड़ा सा धीरे से बड़बड़ाया। Looking away. Go to school, I say glibly. ग्लिबली क्या होगा? जैसे बिना किसी थॉट के, जैसे स्लिपरी टंग होती है ना, लाइक स्लिप ऑफ द टंग, बिना किसी थॉट के एकदम से मुंह से निकल गया। उसने कहा अच्छा जाओ स्कूल जाओ, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और उसी समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी हॉलो एडवाइस दी है जिसका कोई बेस नहीं है। अब उसने इतना बॉदर नहीं किया क्योंकि उसको आदत है, डिप्राइव सेक्शन को बिलोंग करता है, रिचर सेक्शन के इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग की आदत है उसे। और उसने सिंपली यहाँ पर क्या कहा, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। तो 60s की बात हो रही है, 60s की नहीं हो रही होगी तो 80s की बात हो रही होगी। अपने 20s में उन्होंने ये चैप्टर लिखा है या ये स्टोरीज लिखी हैं। तो उस समय भी हमारे इंडिया में इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं थी चाइल्ड लेबर को लेकर या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेकर। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, क्योंकि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। अब फर्दर बात करने का रीजन ये, उन्होंने कहा इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? अच्छा अगर मैं स्कूल शुरू करती हूँ तो तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ हाँ जरूर आऊंगा। और उसने इस बात को अपना भरोसा मान लिया और उसने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। A few days later I see him running up to me, is your school ready? और कुछ दिन बाद क्या देखते हैं कि वो बच्चा भागा भागा आया और उसने इनको देखते ही क्या पूछा, आपका स्कूल रेडी हो गया? तो यहाँ पर किस तरह का है कि आपने किसी को होप दी, तो मेक श्योर कि वो जो होप है वो आप फुलफिल करो। और अगर ऐसी चीज आप किसी को बोलने जा रहे हो जो आपको पता है हो ही नहीं सकती, तो बेटर है वहां पे साइलेंस बहुत जरूरी है। ना बोलें तो अच्छी बात है। सो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। अब इस समय ये बहुत एम्बैरेस फील कर रही है कि यार मेरी बात को तो सीरियस ले गया ये बच्चा। सो उन्होंने कहा बहुत टाइम लगता है स्कूल बनने में, अभी एक दिन में शुरू नहीं हो जाता है। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, वो प्रॉमिस मैंने उससे किया जो कि दैट वाज नॉट मेंट, मतलब वो बना ही नहीं था पूरा करने के लिए, वो बात की बात थी, लेकिन सामने वाले ने आपकी बात को कितना सीरियस ले लिया। तो वैल्यू हम यहाँ से क्या सीखते हैं, एन.एस. चंग की स्टोरीज में हमें
sarcasm मिलता है हमारी सोसाइटी के बेसिक बिहेवियर पर, और वो बेसिक बिहेवियर यही है कि बोलना है, बस कुछ भी बोलना है, चाहे उससे हमारा मतलब है चाहे नहीं है, लेकिन हमारे शब्द किसी के लिए कितने मैटर करते हैं, अगर वो हमें समझ आ जाए तो शायद हमारे बहुत वेस्टफुल जो एनर्जी है या जो वेस्टफुल टॉक्स है वहां पर हमारी एनर्जी चैनलाइज होने से बच जाएगी. So, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरे जैसे promises उसके bleak world में, bleak meaning very weak, मतलब उसके कमजोर वर्ल्ड में, जहां किसी को उसकी परवाह नहीं है कि ये लोग कैसा फील करते हैं कैसा नहीं, इसके वर्ल्ड को आदत है. The guys are habitual of this. लोग आते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सो ऑन, वोट बैंक बनते चले जाते हैं ये लोग, और किस तरह से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है. लेकिन इसे एम्बैरेसमेंट फील हुआ, आई शुडंट हैड मेड दिस प्रॉमिस, और ये उन्होंने उस समय में सीखा. तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर. दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को आप बिल्कुल किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं. 60% आपका जो होता है वो करंट अवेयरनेस पे रिलेटेड होता है, आपके अपने व्यूज होते हैं, जो यहाँ से वैल्यू आप लर्न कर रहे हैं वो लिखते हैं. 40% आप चैप्टर की रेफरेंस वहां पर देते हैं कि किस कंटेक्स्ट में कहा गया, जैसे कि स्टेटमेंट को आप व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, टू हुम, हाउ, ये WH फैमिली को पूरा कवर करते हैं. किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा, कब कहा, पर्पस क्या था, सब कुछ. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम. बहुत टाइम हो गया, रोज मिलता था, बात होती थी, तो मैंने इससे नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम. तो उसने कहा साहिब आलम. क्या नाम था इस बच्चे का? साहिब आलम. साहिब, छोटा नाम साहिब था, पूरा नाम साहिब आलम. He announces. He doesn't know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing. Question आता है यहाँ पे कि अगर उसको अपने नाम का मीनिंग पता चल जाता तो ऐसा क्यों कहा है ऑथर ने कि ये चीज जो है उसके लिए हार्ड टाइम होता बिलीव करना नेम के बारे में. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब जो पूरी यूनिवर्स का मालिक है, और उसके पास कहने के लिए अपना 1 रूम हाउस भी नहीं था, जो अपना एक कमरा हो जहां वो रह सके. वो किसी भी चीज का मालिक नहीं था, और बेसिक चीजें तो छोड़ ही दो कि वो यूज कर पाता होगा या नहीं, या उसको मिलती होंगी या नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर उसके नेम से रिलेटेड है. नेम क्या है? मेटाफर है, साहिब आलम. आयरनी है उसके नेम में. आप मेटाफर ना लिखे. व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट हिज नेम, आप मीनिंग बताएंगे और फिर उसका मीनिंग बताएंगे, फिर उसका सेंस बताएंगे कि ही वाज नॉट इवन अ ओनर ऑफ 1 रूम फ्लैट. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends. तो इस चीज से बिल्कुल अनजान घूमता रहता था गलियों में. An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अब ये लाइन अगर आपको एक्सप्लेन करने को आती है तो इस लाइन को आप कैसे मेंशन कर सकते हैं? आर्मी क्यों बोला है? ग्रुप ऑफ बॉयज है. अब आर्मी यूनिफॉर्म में होती है, राइट? इनकी यूनिफॉर्म क्या है? सबके सब बेयरफुट है, विदाउट स्लीपर्स. तो बेयरफुट चल रहे हैं ये लोग. Who appear like the morning. अब यहां पर इनको जो कंपेयर किया गया, दिस इज सिमिली. किससे कंपेयर किया गया है? मॉर्निंग बर्ड्स से. मॉर्निंग बर्ड्स कौन है? लाइक बर्ड्स मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं अपने नेस्ट से बाहर खाने की खोज में, है ना, और फिर बाय आफ्टरनून दे गेट बैक टू देयर होम. और यही सेम हाल इन बच्चों का है. डिसअपियर एट नून and they can be seen only in the morning. Over the months I have come to recognize each of them. और काफी months के बाद वो इन सबको पहचानने लग गई. अब कभी भी एनएस क्वेश्चंस पूछती रहती थी, तो उन्होंने पूछा why aren't you wearing chappals? I asked one. एक बच्चे को इन्होंने पूछा तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? ये क्वेश्चन भी है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसका आंसर क्या मिला.
और अकॉर्डिंग टू एनिस क्या है इसका रियल आंसर, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि उन बच्चों ने जो रीजन दिया वो क्या था और एनिस जंग ने या अनीस ने जो आंसर दिया वो क्या था। सो आई आस्क्ड वन, माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। उसने आंसर दिया, मेरी मम्मा शेल्फ से चप्पल उतारती नहीं है इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता। ही आंसर सिंपली। बहुत सिंपल और इनोसेंट पीपल होते हैं, कोई फेरबदल नहीं होती। बच्चों में तो वैसे ही कोई मैनिपुलेशंस नहीं होती, कोई प्रिटेंस नहीं होता। और अगर हम इस क्लास के बच्चों को देखें, बहुत इनोसेंट होते हैं। और उसने सिंपल आंसर किया कि मेरी मम्मा शेल्फ पे चप्पल को रखती हैं। शेल्फ पे चप्पल को रखना किस चीज का सिंबॉलिक है कि नेसेसिटी भी इनकी लाइफ में एक लग्जरी की तरह है, कहीं जाएंगे तो ये चप्पल पहन कर जाएंगे। तो उसने कहा कि मेरी मम्मा शेल्फ से नीचे ही नहीं उतारती, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। तो एक फ्रेंड ने कहा अगर वो दे भी देना तो ये चप्पल उतार के फेंक देता है। हैबिचुअल हो जाता है पर्सन। अब अगर आप बेयर फुट चले जा रहे हो चप्पल वो आपको अजीब लगेगी अपने पैर के अंदर। आप लोग शुरू से ही विद स्लीपर्स मूव करते हैं तो आपको दिक्कत फील नहीं होती है। आपको तब दिक्कत लगती है जब आप बेयर फुट होते हैं, लेकिन इन लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिली है। दे आर हैबिचुअल ऑफ दिस। धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने ये सिचुएशन को। सो उसने रीजन क्या दिया, अगर वो दे भी दे तो ये फेंक देता है। एज अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। ध्यान रहे, उसने आंसर दिया जिसके शूज मैच नहीं कर रहे थे, एक पैर दूसरा एक पैर दूसरा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। और एनिस ने नोट डाउन किया, उन्होंने इशारा किया ये क्या है, तुमने ऐसे क्यों अलग अलग शूज पहन रखे। तो उसने छुपाने की कोशिश की शफल करते हुए, आई वॉन्ट शूज, कि मुझे शूज चाहिए। सेज द थर्ड बॉय, ये थर्ड बॉय ने बोला था आई वॉन्ट शूज। थर्ड बॉय ने एक बॉय से पूछा चप्पल क्यों नहीं पहनी, उसने रीजन दिया कि मेरी मम्मा उसको शेल्फ पे रखती है। सेकंड ने कहा कि वो दे भी दें तो ये फेंक देता है। तो सेकंड के अपने जो जूते थे वो अनमैच थे। थर्ड ने बोला मुझे भी शूज चाहिए और उसके लिए क्या कहा, हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। आइंस्टाइन का ये एक कोट भी है जो कि बहुत फेमस हो रहा है डे बाय डे, कि जब मुझे अपनी लाइफ से बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरा स्कूल इतना गंदा है, मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं जो पढ़ना चाहता हूं वो नहीं पढ़ पा रहा हूं। फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा एक पर्सन, और ये इतने पुअर फैमिली के थे कि ये जो शूज थे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मतलब बार बार बदल बदल कर आए और बच्चों के बीच में दिखाएं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने देखा एक पर्सन को जिसके पैर ही नहीं थे। उस समय में इन्हें बहुत अपने गॉड के लिए ग्रैटिट्यूड शो किया इन्होंने, थैंक गॉड यू हैव गिवन मी फीट। तुमने कम से कम मुझे लेग्स दी, पैर दिए कि मैं चल तो सकता हूं। शूज अगर एक पेयर दिए तो क्या हुआ, लेकिन कितने लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनके पास वन पेयर ऑफ शू भी नहीं है। सो traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. अब यहाँ पर एनिस कहती हैं कि बहुत लोग जो है ये रीजन नहीं देते कि उनके पास पैसे नहीं है, वो ये रीजन देते हैं कि उनके यहाँ का ट्रेडिशन है बेयरफुट रहना। ये एक तरह की एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर, और जबकि एनिस हैरान होती है ये देखकर और सोचती है इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपैचुअल मतलब एवरलास्टिंग, जो खत्म ही नहीं हो रही है, चीज बनी है तो बस बनी हुई है। ये चीज के लिए उन्होंने यहां पर मेंशन किया कि शायद ये लोगों का जो ग्रिम स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, जो बहुत पुअर कंडीशन है, शायद उसको छुपाने का एक एक्सक्यूज है जो ये ट्रेडिशन को नाम दे देते। आपने बहुत लोगों को सुना होगा जो लोग ट्रेडिशनली स्लीपर्स वेयर नहीं करते, बहुत धर्म में भी ऐसा कहा जाता है, साउथ साइड भी आप देखेंगे। लेकिन एनिस के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉवर्टी को छुपाने का
रीजन है और कुछ भी नहीं। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, रीजन बिहाइंड नॉट वेयरिंग या रीजन बिहाइंड स्टेइंग बेयरफुट, बेयरफुट रहने का रीजन क्या है वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। आप दोनों रीजन देंगे, पहला रीजन जो ये लोग देते हैं, दूसरा रीजन जो एनएस सोचती हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी आती है, बहुत सारे स्कूल्स में इस स्टोरीज को नहीं कंसीडर किया जाता है, इस स्टोरी को, बट आई मेक श्योर कि मैं इसका एक एक पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो बहुत लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है स्टोरी को, या आगे कहा जाता है कि इतनी रेलेवेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट यू नेवर नो कब कौन सा टीचर, कुछ तो टीचर्स होंगे जो अपने स्कूल में कराते होंगे, एंड दे आस्क वन। तो लेट्स सी इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर की वैल्यूज देखेंगे। I remember a story a man from UDP once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple. तो जब वो छोटा था तो वो क्या किया करता था, स्कूल जाया करता था एक मंदिर से गुजरते हुए। Where his father was a priest, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और वहां उसकी प्रे होती थी कि मुझे शूज मिल जाए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 years के बाद इन्होंने उस टाउन को रिविजिट किया और देखा कि वो जो टेम्पल है आज वो बिल्कुल डूब चुका है डेजोलेशन की एयर में, बर्बाद हो चुका है या नीड्स रिपेयर व्हाटएवर, कि एक तरह से पूरा डिस्ट्रॉय होने की स्टेज पे है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब वहां न्यू प्रीस्ट आ चुका है। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहां पर रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स भी दिखती हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। अब वहीं पर एक बच्चा आता है भागता भागता, पैंटिंग माने हाफता हुआ, सांस लेता हुआ अपना स्कूल बैग वहीं फेंकता है फोल्डिंग बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर, उस लड़के को देख के वो प्रेयर फिर से याद आती है जो उस लड़के ने उस गॉडेस से की थी। और वो प्रेयर क्या थी कि मुझे पेयर ऑफ शूज चाहिए। तो इनको वो प्रेयर याद आई व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट प्रेयर क्या लगी, लेट मी नेवर लूज देम, मुझे इन प्रेयर्स को खोने मत देना। The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. तो young boys जो priest की तरह, जो priest के बच्चे हैं, अब तो वो shoes पहनते हैं, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. बहुत सारे स्कूल्स में इसका लिटरेरी मीनिंग भी जस्ट जल्दी में कवर कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिटरेरी और दूसरे दैट मीन्स मेटाफोरिकल दोनों मीनिंग है, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि हमारे इंडिया में लोग जो है वो किस पे बेस्ड है। एक बच्चा था, मंदिर के पास से निकलता था, उसके पापा प्रीस्ट थे, उसकी प्रेयर्स थी मुझे जूते दिला दो। तो शू जैसी बेसिक नेसेसिटी जो हमारे कार्मिक एफर्ट्स हैं या कार्मिक रिजल्ट है, हमारे एफर्ट्स हैं, जो वो बेसिक नेसेसिटीज भी हम गॉड पे डिपेंडेंट है, जो कि बुरा नहीं है। कब? तब अगर हम अपने एफर्ट्स डालते जाए, एक जगह बैठ जाएंगे ये सोचते हुए गॉड तो कर ही रहा है ना, तब ये गलत है, बहुत गलत है। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के लिए गॉड पे डिपेंडेंट रहते हैं, और मिल भी गए उसको शूज, क्योंकि उन्होंने काम किया। क्या किया? चाहे प्रीस्ट ही रहे, लेकिन उन्होंने काम किया। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहली चीज यहां पर हर इंसान को समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, 30 इयर्स के बाद जब ये उसी मंदिर में जाती है तो देखती है कि वो जो मंदिर है वो पूरा डाउन डेसोलेट हो चुका है, ड्राउन इन द एयर ऑफ डेसोलेशन, और बैकयार्ड में एक न्यू प्रीस्ट आ चुका है। अब वो उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, मतलब पर्सन जो वहां पे रहता है उसका
जो खुद मंदिर है वो रिपेयर मांग रहा है लेकिन उसकी रिपेयर नहीं है, और प्रीस्ट जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। फिर सेकंड प्रेयर कि अब मेरे ये शूज नहीं खुलने चाहिए। मीनिंग इंसान की विशेस तो एंडलेस है, वो तो कभी खत्म नहीं होती, वो तो बढ़ती जाएंगी, एक पूरी होगी सेकंड आएगी, लेकिन हर चीज के लिए गॉड पे डिपेंडेंट होना, ठीक है, वो गलत बात है। हमें खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया के ट्रेडिशन को भी बहुत आसानी से लोग इसको अपना कर्मा मान के, बहुत आसानी से लोग इसको अपनी डेस्टिनी मान के रह जाते हैं एक साइड और एफर्ट्स डालने ही बंद कर देते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि ऐसे बहुत सारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो तो बदल गया, लेकिन जो बच्चे रैग पिकर्स हैं उनके नेबरहुड में, ऐसे बच्चों का फ्यूचर नहीं बदला। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, इसी स्टोरी को डिस्क्राइब करना आता है और आप डिस्क्राइब करेंगे। और ये वाली लाइन क्या इंडिकेट करती है कि चैरिटी जो है वो गॉड के नाम पे तो होती है हमारे इंडिया में, लेकिन फॉर द नीडी वन इट इज डन और नॉट, ये एक बिगेस्ट क्वेश्चन है। उनके लिए कुछ किया जाता है या नहीं किया जाता, ये एक बिगेस्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। आप देखिए किसी भी एक स्पेशल डेज पे जब आपको पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं फ्री फूड सर्व होते हुए मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मंदिर, गुरुद्वारों, चर्च, मस्जिद, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ चैरिटी के नाम पे करते हुए मिलेंगे, लेकिन उन सब चीजों की आप वेस्ट होते हुए भी उनको देखते होंगे। असली सर्विंग टू गॉड तो वही है ना, जब हम एक हेल्पलेस को सर्व करते हैं, वही गॉड भी खुश है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, मैं अपने कई लेक्चर्स में इस बात को क्लियर कर चुकी हूँ, जरूर आपके यहाँ भी कोई ना कोई लेक्चर रहा होगा, तो वो यही है कि ट्रू चैरिटी वो है जो एक पर्सन के लिए की जाए जो कि जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है इस समय चैरिटी की, ना कि जो ऑलरेडी फिल्ड वन है हम उनके लिए चैरिटी करते जाए। सो टुडे आई विल रेस्ट हियर ओनली, और आज का जो टास्क रहेगा आपका, क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पर दिए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका दूसरा टास्क ये रहेगा कि चाइल्डहुड को आपने थोड़ा बहुत सर्च करना है, आपका कैसा रहा। आपके आसपास अगर कोई चाइल्डहुड को बेयर कर रहा है या चाइल्डहुड को एंजॉय कर रहा है, इस चीज को देखना, और आपकी चैरिटी कैसी है, टुवर्ड्स गॉड है या टुवर्ड्स नीडी पीपल है, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को। टिल देन स्टे कनेक्टेड, सी यू इन नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।